एक्सेप्टेंस तो बहुत बड़ी चीज़ है। हमारा बच्चा हमारी आंखों में सबसे प्यारा है। एक एक क्वेश्चन का हर रोज मेरे पास 4 क्वेश्चंस होते थे उनके लिए। रोने धोने से थोड़ी कुछ होने वाला है, काम करने से कुछ होने वाला है। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। ब्ला 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 ब्ला, इतने सारे रीज़न हैं आजकल सबके पास कि मेरे पास ये साधन नहीं था, मैं इसलिए नहीं कर पाया। मेरे पास ये साधन नहीं था, मैं इसलिए नहीं कर पाया। आप कम से कम ये सोचो, आप सही हो, आप फिजिकली फिट हो, आप मेंटली फिट हो, तो आप क्यों नहीं कर सकते। आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाऊंगी जो कि डाउन सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिस बच्चे को, वो डांस भी करती है, वो मेकअप भी करती है, वो रैम्प शो भी करती है, और अभी एक बहुत मशहूर ब्रांड है जिसके लिए उन्होंने फोटोशूट भी किया है। मैं वो ब्रांड का नाम आपको एंड में बताऊंगी, तब तक आप वीडियो देखते रहें पूरा। बहुत ही फेमस ब्रांड है जिसके लिए इन्होंने मॉडलिंग की है, फोटोशूट किया है। उससे पहले मैं आपको 4 लाइनें सुनाती हूँ। ऊपर वाले ने कुछ कमी कर दी तो क्या हुआ, जोश भरपूर मेरे अंदर आया है। ऊपर वाले ने कुछ कमी कर दी तो क्या हुआ, जोश भरपूर मेरे अंदर आया है। मेहनत करने में मैं किसी से पीछे नहीं हूं, मैंने जो चाहा है वो हमेशा पाया है। हाय गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त नीति जैन। फिर से मैं आपका स्वागत करती हूं अपने शो वाह क्या बात है में। आज मैं आपके लिए एक ऐसे बच्चे की कहानी लेके आई हूं जिसको सुन के आप अपना रोना एटलीस्ट बंद कर दोगे, कि आप ये सोचोगे यार कम से कम मेरे हाथ पैर मुंह आँख कान सब सही सलामत हैं। अगर आस्था जैन, आस्था जैसा बच्चा, ये आस्था है, सबसे पहले मैं बीच में इससे मिलवा देती हूँ। हाय आस्था। आपने देखा, ये डाउन सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर है इनको, जिसमें क्या होता है, आप इसको गूगल भी कर सकते हो। बच्चा एज से तो बड़ा होता है बट मेंटली उतना डेवलप नहीं हो पाता। तो जब ये कर सकती है तो आप क्यों नहीं। गाइस, रोना बंद करो और अपने लाइफ में कुछ करो, कुछ ऐसा करो जो आपको, आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर प्राउड हो, आपको अच्छा फील हो कि हाँ भाई मैंने अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं जाने दिया और जो मैं चाहता था या जो मैं चाहती थी वो मैंने हासिल किया है, मैंने किया है। चलो तो मैं आप सबको मिलवाती हूँ आस्था जैन जी से। ये आस्था है। हाय आस्था। हाय, कैसे हो आप? अच्छा, आज मैंने इनसे अपॉइंटमेंट ली, इनसे क्या, इनकी मम्मी से अपॉइंटमेंट ली। तो सुबह जो है मैं आपको बता दूं स्पेसिफिकली कि इनका ब्यूटिशियन का मेकअप की क्लासेस थी, उसके लिए गए हुए थे। फिर अभी ये आए हैं तो इन्होंने मेरे को अपना टाइम दिया है। और कैसे हो आप? वेरी गुड। देखा आपने, इनकी स्पीच थेरेपी भी काफी, मतलब ये बोल पा रहे हैं, जबकि मैंने जितने इस तरह के बच्चे देखे हैं जो कम बोल पाते हैं। अच्छा आस्था, एक बात बताओ, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? कौन सा कलर बहुत अच्छा लगता है आस्था को? वेरी गुड। आस्था को देखा आपने, इसको रेड कलर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने सुना है कि आप डांस क्लास भी जाते हो। कौन सी डांस क्लास सीखने जाते हो? नीलकंठ में। और आपकी डांस क्लास वाली मैम का क्या नाम है? उपासना मैम। और आपने पढ़ाई कौन से स्कूल से करी है? आपके स्कूल का नाम क्या था? वेरी गुड। देखा, इन्होंने अमर ज्योति स्कूल से पढ़ाई की है, जो स्पेशल जो बच्चे होते हैं स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए बना हुआ है, कड़कड़डूमा पे ये है। और बताओ, और क्या पूछें आस्था से, और क्या पूछें, सोचना पड़ेगा कुछ तो। अच्छा एक बात बताओ, आपने अभी जो है मॉडल फोटोशूट किया था, क्या आपको उस ब्रांड का नाम पता है?
हाँ मीशो। देखो ऐसे तो राज मुझे खोलना नहीं था, पर ये बीच में ही आस्था ने बता दिया कौन से ब्रांड के लिए इन्होंने शूट किया है। मीशो ब्रांड है जो कि बहुत फेमस है, उसके लिए उन्होंने फोटो शूट किया है, उसके प्रोडक्ट्स के लिए, मीशो ब्रांड के। तो ये अपने आप में वैसे ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा एक और बात बताओ, आप जैन हो है ना? जैनियों में जो है नमोकार मंत्र बड़ा प्रचलित है। क्या आप नमोकार मंत्र सुनाओगे? सुनाओ सुनाओ। वेरी गुड। आगे भी होता है कुछ? फिर भी आपने देखा इन्होंने बहुत ही अच्छा सुनाया है, और ज्यादा तो मैं इनसे नहीं बोलवाऊंगी क्योंकि जितना ये बता पाएगी या जितना मैं बता पाऊंगी उससे ज्यादा है कि आप देखें। अब मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ जो आस्था ने खुद अपने हाथ से बनाए हैं। ये एनवेलप है जो शादी वगैरह में या किसी ओकेजन में हम लोग लेके जाते हैं लिफाफा रख के। ये आस्था ने खुद बनाया है, आप देख सकते हो। ये एनवेलप, ये एनवेलप। अच्छा बच्चा ये बना नहीं सकता, और आप बना सकते हो तो मेरे को बना के दिखा देना। इन्होंने ज्वेलरी का कोर्स भी किया है। ये माला, मैं तो इसको साक्षात अभी देख पा रही हूँ, मतलब मैंने हाथ में लेके फील किया हुआ है कि कितनी सुंदर और कितनी क्लैरिटी के साथ बनी हुई है। तो मुझे तो दिख पा रहा है और आपको भी आई गेस समझ में आ रहा होगा देख के कि कितने सुंदर तरीके से माला बनी हुई है। ये आस्था ने खुद बनाई है। ये माला, ये वाली माला और ये ब्रेसलेट, ठीक है जी। ये हो गई 3 चीजें। और बच्चे कहते हैं कि हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता, हमें तो टीवी देखना है, हमें तो खेल खेलना है, हमें नहीं पढ़ना। उन सब बच्चों के लिए मैं आपको एक और चीज आस्था की दिखाती हूँ, इनकी हैंडराइटिंग। ये देखिए, आप तो जूम करके देख लो आप, इतनी सुंदर हैंडराइटिंग मैंने पहले नहीं देखी कभी। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही कुडोज है आस्था को, और उन सब बच्चों के लिए मैसेज है जो छोटी छोटी चीजों को लेके बहाना बनाते हैं, हमसे नहीं हो सकता, हमसे उठा नहीं जाता, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास साधन नहीं थे, हम नहीं कर पाए। तो ये उन सब बच्चों के लिए मैसेज है कि जब आस्था कर सकती है। आप डाउन सिंड्रोम गूगल करके देखिएगा क्या चीज होती है। ये बहुत बड़ा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगा ये देख के कि ये क्या चीज है। जिस बच्चे को ये होता है उसको किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं आपको उससे भी ज्यादा, आस्था ने तो अपनी मेहनत करी ही है, इतना सीखा करा, उससे भी ज्यादा जो सलाम बनता है वो इसकी मम्मी को बनता है, इनके पेरेंट्स को बनता है, इनकी फैमिली को बनता है, जिनकी मेहनत और लगन की वजह से आज आस्था ये मुकाम हासिल कर पाई है कि वो रैंप शो भी कर रही है। एक फेमस ब्रांड के लिए उन्होंने फोटो शूट भी किया है। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी आस्था की मम्मी सीमा जैन जी को। नमस्ते मैम, आपका स्वागत है मेरे शो वाह क्या बात है में। थैंक यू। मैं आपसे सबसे पहले मैम ये जानना चाहूंगी कि कब आपको पता चला कि आस्था जो है डाउन सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर है इसको, और आपकी घर वालों की सुन के एकदम से क्या प्रतिक्रिया थी? जब आस्था का जन्म हुआ शाम को तो डॉक्टर्स को पता लग गया था, क्योंकि ये डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं ना, इनके सारे सबके जो फीचर्स हैं एक जैसे ही होते हैं। तो उससे डॉक्टर्स को डाउट हो गया था और उन्होंने मुझे मतलब 12 घंटे के अंदर ही बता दिया। मुझे नहीं बताया था, हस्बैंड को बताया था कि कंफर्म नहीं बोला था, उन्होंने कहा डाउट है। लेकिन डाउट होते ही लग गया कि शायद कुछ तो गड़बड़ है, कि डाउन सिंड्रोम तब तो पता ही नहीं था ना क्या वर्ड है, क्या मतलब है इसका, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस ही नहीं थी। बस डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, ठीक है, फिजिकली फिट है, कोई चिंता की बात नहीं, बस थोड़ा सा शायद कम पढ़ पाएगी।
ठीक है, लेकिन उस समय ये फिजिकली भी फिट नहीं थी। उस समय तो इसको जॉन्डिस हो गया था। पहले तो ये वैसे ही नर्सरी में रही, उसके बाद ये जो है डॉक्टर्स ने ये बोला कि आप जो है इसका टेस्ट करा लो, उससे कंफर्म होगा। लेकिन टेस्ट की हम सोच ही नहीं सकते थे क्योंकि ये फिजिकली फिट नहीं थी। पहले इसको जॉन्डिस हुआ, उसके बाद इसका इंटेस्टाइन ब्लॉक था, जिसके लिए सेंट स्टीफन हॉस्पिटल्स में कई दिन तक एडमिट रही थी। तो 1 महीने तक तो ये बीमार थी। और जब तक आप टेस्ट वेस्ट का कुछ सोच ही नहीं सकते, फिजिकल फिटनेस तो मैं फिजिकल तो सोच ही नहीं रही थी कि इसकी कहाँ है फिटनेस। मैं तो ये सोच रही थी ये मेंटली फिट हो, ये भगवान ये मेंटली फिट हो, जो डॉक्टर का डाउट है वो गलत हो जाए, सही हो जाए। लेकिन ना ऐसा होना था और ना ऐसा हुआ। हम ऐसे ही बस टेंशन में चलता रहा। उसके बाद मुझे राह दिखाई मेरे भाई ने अमर ज्योति हॉस्पिटल। मैं इसको शायद 2 महीने की थी मुश्किल से, मैं वहाँ लेकर गई इसको अमर ज्योति हॉस्पिटल में। तो उन्होंने देख करते ही बोल दिया मैम ने कि ये है बच्चा। इसका डेवलपमेंट क्वेश्चंस हुआ, उसके बाद उन्होंने बोल दिया जो चीज़ है कंफर्म दिख रही है, उसका टेस्ट कराने से मुझे कोई यूज़ नहीं लग रहा, उससे अच्छा है वो सब छोड़कर तुम इस पर काम करना शुरू करो। काम करना, मुझे उस समय उनकी बात ही समझ नहीं आ रही थी कि क्या कह रहे हैं, क्या काम करूं। मैं तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे ना। एक्सेप्टेंस तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक तो आप काम कर ही नहीं सकते ना। और दुनिया मन में 50 तरह के क्वेश्चंस, दुनिया वाले क्या कहेंगे, मैं इसे कैसे पालूंगी, मैं इसे छोड़ के कैसे नौकरी पे जाऊंगी, कैसे बड़ी होगी, अरे अभी पैदा नहीं हुआ बच्चा, मैं उसके फ्यूचर की इतनी टेंशन कर रही हूँ कि क्या होगा। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके, पहले तो मेरी काउंसलिंग की, बच्चा तो एक साइड में, बच्चे को तो बाद में देखेंगे, पहले तो माँ की काउंसलिंग करते हैं। फिर उन्होंने मुझे समझाया धीरे धीरे करके, एक एक क्वेश्चन का, हर रोज़ मेरे पास 4 क्वेश्चन होते थे उनके लिए कि मैम, सबसे पहला क्वेश्चन, मैम लोग क्या कहेंगे, इसको सब लोग मतलब तिरस्कार करेंगे, उससे देखेंगे। तो मैम ने मुझे बहुत ही अच्छा आंसर दिया था कि हमारा बच्चा हमारी आंखों में सबसे प्यारा है, घर में ही उसको सबसे पहला और तिरस्कार मिलता है। अगर तुमने इसे एक शब्द कुछ नहीं कहा ना, तो सामने वाले की हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे बच्चे को कुछ कहते। बहुत अच्छी बात। तो मैंने कभी भी मैंने नहीं देखा कि किसी ने इसका करा हो, ना मैंने इसको आज तक कभी कुछ नहीं। ठीक है जो है ना, इसमें मेरा कसूर ना इसका कसूर है। दूसरा क्वेश्चन मैम के पास आता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं होता ना, इसका कोई जवाब नहीं है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि बच्चे के जन्म से लेकर हम अंत तक इसका आंसर ढूंढते रहेंगे, पर आंसर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका कोई आंसर है ही नहीं, ऐसा क्यों हुआ। वो बोलती थी मैम, भाई अब रोड पे इतने लोग जा रहे हैं तो एक्सीडेंट किसी का भी हो जाता है ना, वो ये थोड़ी होता है कि किसके साथ क्यों हुआ, इसका कोई आंसर नहीं है। इसको एक्सेप्ट कर लो कि भगवान ने तुम्हें चुना है इस काम के लिए, तो तुम इस काम को कर रहे हो, करना ही है तुम्हें। फिर ये मतलब बहुत ही तरह तरह के क्वेश्चन, कैसे पढ़ेगी, कैसे क्या होगा, सबके जब ये डाउट्स दूर होते चले जाते हैं ना, दिमाग आपका जब क्लियर हो जाता है इन सब क्वेश्चनों से, तब आप अपने आप को अंदर से तैयार कर पाते हो कि हाँ अब हम इनके साथ काम करना शुरू करते हैं। तो जब मैं इसे 2 महीने की लेके गई थी तो 1 महीने तक तो मेरी ही काउंसलिंग ही थी, मैं इसके ऊपर कुछ काम नहीं करती थी कि ये है वो है। बल्कि एक बार उन्होंने मुझे डांटा भी था कि ऐसे तो तुम्हारा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, तुम कुछ करते ही नहीं हो, रोने धोने से थोड़ी कुछ होने वाला है, काम करने से कुछ होने वाला है। बस फिर मैंने जब इसका काम करना शुरू किया इसके ऊपर उनके अकॉर्डिंग, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। रोना धोना वोना सब बंद। उसके बाद ना मैं रोई, ना मैंने रोने दिया किसी को। रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम काम करेंगे। फिर हम जैसे जैसे वो बताते गए, भाई अमर ज्योति, आज शायद वो मैडम मुझे नहीं पता कहाँ है, कमलेश सहगल मैडम थी, भाई वो मेरे लिए तो बस भगवान के बाद वही हैं। उन्होंने ही मुझे पग पग पे सिखाया, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थी मैम ये दूध नहीं पी रही, मैम ये चल नहीं रही, मैम ये अब क्या करूं। तो कहती थी, फेवरेट बच्ची थी उनकी, मेरी तो फेवरेट बच्ची है ये और बहुत मतलब इसको सिखाती थी, एक एक क्वेश्चन का मेरा आंसर देती थी और मुझे बताती थी ऐसे ऐसे कर। अब फिर हमने इसका प्ले स्कूल में, मतलब जब स्पीच थेरेपी की बात आई तो उन्होंने मुझे बोला, जहाँ तक इसकी ना सारी, पहले मैंने थेरेपी जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी सारी अमर ज्योति में होती थी, यानी कि मुझे कम से कम महीने में 10 बार अमर ज्योति जाना होता था। 8 बार तो कम से कम इसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती थी और 2 बार होता था इसका होम ट्रेनिंग प्रोग्राम। होम ट्रेनिंग प्रोग्राम में ना आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ सिखाते हैं, क्योंकि ये बच्चे खुद नहीं कर सकते, मतलब एबिलिटी है इनमें करने की, ऐसे नहीं कि चलेंगे नहीं, बोलेंगे चलेंगे, सब काम करेंगे, लेकिन आगे अगर इनके साथ मेहनत करोगे तो वो काम वो थोड़ा पहले कर लेंगे। सपोज बच्चा 1 साल का बैठना सीख रहा है, हम उसके साथ काम करेंगे तो वो 8 महीने का बैठना सीख जाएगा।
वो बच्चा 2.5 साल का पलना सीख रहा है तो वो 1.5 साल का चलना सीख जाएगा। वो जल्दी ग्रो करेंगे अगर हम उनके साथ मेहनत करेंगे तो उसके बाद जब ये लगभग चलना सीख गई थी, 1 साल 7 महीने की थी, वो चलना सीख गई थी। उन्होंने कहा अब इसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी खत्म हो चुकी है। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी वो उसमें जो होम ट्रेनिंग प्रोग्राम में तो वो हर छोटा छोटा काम, टॉयलेट ट्रेन करना सबसे डिफिकल्ट काम होता है छोटे बच्चों को। और ये 6 महीने में टॉयलेट ट्रेन थी। 6 महीने के बाद इसने कभी बिस्तर गीला नहीं किया, सिर्फ उन्हीं की गाइडेंस की वजह से कि कैसे करना है। उसके बाद स्पीच थेरेपी के लिए उन्होंने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा स्पीच थेरेपी कराने के लिए, कुछ एक्सरसाइज बताई वो करो और इसको सबसे पहले प्ले स्कूल में भेज दो, अकेले नहीं रखना इसका। एक तो कभी भी इसको अकेले नहीं रखना, आप हर जगह लेके जाओ, इसको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। और किसी से कुछ नहीं डरना है, कोई देख रहा है देखे, कोई हमने कोई पाप कर्म नहीं कर रखा है, कोई गलत काम नहीं किया है, देखा है देखो, उनके क्वेश्चन के जवाब दे दो जो वो पूछ रहे हैं। उसके बाद प्ले स्कूल के बाद फिर दूसरे बड़े प्ले स्कूल में गई, उसके बाद स्पेशल स्कूल में गई वेलबींग में, फिर इसका अमर ज्योति में एडमिशन हो गया। तो एक जैसे ये नॉर्मल स्कूल में प्ले स्कूल में गई तो वहाँ पे नॉर्मल बच्चों के साथ इसको कुछ डेवलप करने में या वैसे कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा आपको? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने उनको सब कुछ बता दिया था, इनके टीचर्स को। एक यहाँ पर प्ले स्कूल था, उसके टीचर से मैंने पहले बात की। मैंने कहा आप देखो कि क्या प्ले स्कूल में इसको कोई मतलब ये बच्ची ऐसी है, पर ऐसा ना हो कि ये अकेली बैठी है, आप इसे इग्नोर मत करना बिल्कुल। कह रही नहीं ऐसा कोई नहीं होगा। और ये प्ले स्कूल ही था कि जिन्होंने मुझे बताया कि डांस बहुत अच्छा करती है, आप इसे करा के देखो। डैड बहुत साल पहले से, जब ये 2.5 साल की थी तब उन्होंने कहा कि आप इसका डांस करा के देखो, ये डांस अच्छा है। 2.5 साल में मुझे पता लग गया था कि ये डांस में अच्छी है, तभी से मैंने तब मैंने इसको आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने कहा ठीक है मैम, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे सब ने कोऑपरेट किया, चाहे वो प्ले स्कूल हो, चाहे वो स्पेशल स्कूल हो वेलबींग का। और उसके बाद अमर ज्योति गई है, ये 6 साल से अमर ज्योति ही गई है। ज्योति में इन्होंने जो है कहाँ तक मतलब उसमें कुछ पढ़ाई का वो होता है, क्लास होती है या किस तरीके से रहता है? अमर ज्योति में ना स्पेशल सेक्शन में वो एडमिशन लेते हैं इनका। अच्छा। तो पहले बेसिक्स पे काम करते हैं, उसके बाद जब बच्चे लगने लगते हैं तो वो NIO से एग्जाम्स दिला देते हैं। अच्छा। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसे जिस सब्जेक्ट की होती है, अगर एक सब्जेक्ट भी कर लिया बच्चे ने तो वो अगले लेवल के बाकी सब्जेक्ट करा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अमर ज्योति में सारी थेरेपियाँ में मिलती हैं और बहुत कुछ सीख जाते हैं बच्चे जो आप नॉर्मली नहीं सिखा पाते। अच्छा, तो जैसे आपने इसको डांस की एकेडमी भी ज्वाइन करवाई हुई है, तो वहाँ पे नॉर्मल बच्चे भी आते होंगे? नॉर्मल ही आते हैं, नॉर्मल ही आते हैं। तो जैसे उनको सिखाने में और इसको सिखाने में मतलब इसको अलग से सिखाते हैं या उनके नहीं बिल्कुल उन्हीं के साथ बड़े कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में। और उपासना मैम तो इसे आज से नहीं सिखा रही, कम से कम 6-7 साल हो गए उन्हें सिखाते। वो भी कंफर्टेबल है, वो इसे समझती है, उन्हें समझती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मतलब अब आपने देखा कि जो इनका डांस फॉर्म है कथक का है और कथक में एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज वो करना कितना मुश्किल होता है और उसको नॉर्मल बच्चों के साथ डेवलप करके सीखना कितनी बड़ी बात है। अच्छा मैम, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि जो मतलब जिन पेरेंट्स के ऐसे बच्चे होते हैं डाउन सिंड्रोम से या और इस तरह की किसी जेनेटिक डिसऑर्डर से उनको समस्या होती है, तो आप उनको कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों की चिंता मत करना। सबसे पहली बात तो कुछ लोग तो ये बोलेंगे कि आप 2 तरीके से सोच लो। भाई मैंने तो 2 तरीके से सोचती हूँ। एक तरीका तो ये सोच लो कि ठीक है, भगवान ने हमें कोई जिम्मेवारी के लिए भेजा है तो वो जिम्मेवारी पूरी करनी है। दूसरा लोग कहते हैं तुम्हारे कर्मों का फल है, ये वो है। अरे भुगतना तो है, चलो कर्मों का फल है तो भी भुगतना तो है ही। हंस के भुगतो, रो के भुगतो, हंस के ही भुगत लो भाई, यही है। तो बस अपना काम करते चलो। अच्छा, मैंने इस तरह के इसमें फैमिलीज में ये भी देखा है कि जब ऐसे किसी को पता चलता है तो लोग उस बच्चे को बड़ा मतलब इग्नोर, अकेला कर देते हैं, छोड़ टाइप का सा देते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि इनकी जो है लाइफ मतलब कम रहती है, या इस बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? नहीं, इस बारे में तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा है। चाहे वो मेरे रिलेटिव्स हों, चाहे फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे फ्रेंड्स हों, चाहे नेबर्स हों, हर एक ने अपना योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन है इसके ग्रो अप करने में। और जहाँ तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात है तो वो तो जनरल लोगों का भी नहीं पता। अगर यही सोच के हम जिएंगे तो हम बस ऐसे तो काम नहीं कर पाएंगे ना। जिन क्वेश्चनों का जवाब ही नहीं, नॉर्मल का क्या किसी का पता है?
नॉर्मल किसी का। तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, ये कोई वो नहीं है, सोचने का विषय नहीं है। हमारा काम है कि हम करते चले बस। अच्छा, आपने पीछे मैंने देखा था इन्होंने जो जिस मीशो ब्रांड के लिए शूट किया है, फोटो शूट किया है, तो आप वहां तक उस लेवल तक कैसे पहुंचे, क्या सोर्स रहा? मेरे को जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना इसके लिए, मुझे लगता है कि हाँ मैं जा सकती हूँ तो वो मैं ज़रूर जाती हूँ। अब जैसे मतलब मेरे को ये है उन पेरेंट्स से मैं कहूँगी कि आप हमेशा ये परेशान मत हो कि हमारा बच्चा ये नहीं करता, हमारा बच्चा ये नहीं करता। अरे हर बच्चे में कुछ ना कुछ क्वालिटी ज़रूर होती है, आप उस क्वालिटी को देखो और ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशन मत करो। जैसे कि आस्था की बात बताती हूँ, ये स्क्रबलिंग से राइटिंग शुरू होती है। जब बच्चे को पेन लेके ना ऐसे गोल 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 बनाता है बच्चा, वहाँ से वो पेन पकड़ना शुरू करता है। वहाँ से मैंने शुरुआत की थी कि अच्छा अब ये पेन ठीक नहीं पकड़ रही, अब इसे नीचे से पकड़ना है। फिर वो जब पूरे पेज की स्क्रबलिंग है ना, अच्छा अब इसको सर्कल के अंदर ही अंदर करनी है, बाहर नहीं निकालनी, हाथ का थोड़ा कंट्रोल आए, बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद फिर लाइनों में आए कि अब लाइन के अंदर लाइन आनी चाहिए, एक एक लाइन के अंदर। फिर लाइन में धीरे 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 करके वो लाइन में आई। फिर मैंने उसके एक एक शब्द पे मतलब हजार बार कम से कम लिखा है मैंने उसके। एक अगर गलत करती थी तो मैं इतना लिखाती थी उसको। लेकिन आप शुरू में ही पूछने लगो कि भाई बच्चा कब राइटिंग सीखेगा कब नहीं। 16 साल के बाद उसकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी हो गई थी कि लोग कहने लगे थे कि तुम्हारी बेटी तो बहुत अच्छा लिखती है। 16 साल की जर्नी थी वो हैंड राइटिंग की, 16 दिन में नहीं पूरी हो सकती। नहीं सही है, ये बहुत अच्छी बात है कि किसी भी चीज को होने में करने में टाइम लगता है। हाँ। और मेहनत लगती है, आप अपनी मेहनत करो। बिल्कुल। और मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो इस टाइप के बच्चे बहुत लेथार्जिक हो जाते हैं, उठते नहीं है या कुछ करते नहीं है, तो उनको खाली नहीं छोड़ना है, उनकी एनर्जी को ना पॉजिटिव रूप में। ये लोग तो बहुत सिंसियर है, बहुत पंक्चुअल हैं अपनी क्लास वगैरह के प्रति, उनको लगा के रखना है। क्योंकि ऊपर से हमारे ऊपर फोर्स होता है ना कि ऑफिस जाना है तो हम सब काम तैयार टाइम से कर लेते हैं फटाफट। वही छुट्टी वाला दिन होता है तो लेथार्जिक हो जाते हैं। तो इनको लगा के रखो भाई, अपना कुछ कुछ करते रहो, ऐसे खाली नहीं छोड़ना इनके माइंड को एकदम। अच्छा, जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि भाई हमारे घर में तो ऐसा बच्चा आ गया, अब हम तो कहीं पे जो है ना, अब हम तो ना बाहर निकल सकते ना किसी के सामने जा सकते, अब हम क्या करें? क्या आप उनको कोई मैसेज देना चाहोगे? ये तो उनकी गलत सोच है ना, संकीर्ण विचारधारा है ये, जो ये सोचते क्यों नहीं जा सकते बाहर, क्या है, क्या दिक्कत है? आप लेके जाओ अपने को, आप तो अपने बच्चे के साथ साथ अपने को भी बेकार कर रहे हो, अपना भी जीवन खराब कर रहे हो। चलो, तो मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आस्था से भी मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं स्पेशल चाहती थी, पर जब मुझे पता चला कि इन्होंने मीशो ब्रांड के लिए शूट किया है तो मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा और मेरा मन हुआ कि क्यों ना मैं आस्था को दिखाऊं लोगों को, पूरी दुनिया को। क्यों, मुझे बहुत लोगों ने ये भी कहा कि यार तू पागल है क्या, तेरे को अपना चैनल नहीं चलाना, तू ऐसे करेगी क्या? मैंने कहा आप एक चीज देखो, मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन किया, मैंने आपके हाथ पैर आंख कान मुंह सब सही सलामत है? आपने क्या उखाड़ लिया? आपने अपनी जिंदगी में क्या उखाड़ लिया? उनके पास कुछ कहने को नहीं था। पर आप आस्था को देख सकते हो, डाउन सिंड्रोम जेनेटिक ऑर्डर से पीड़ित होने के बावजूद आस्था ने मीशो जैसे ब्रांड के लिए फोटो शूट किया है। कथक जैसी डांस फॉर्म जो अच्छे लोग परफॉर्म नहीं कर सकते, वो आस्था करती है। इतनी अच्छी हैंड राइटिंग, इतने अच्छे इन्होंने एनवेलप बनाए हैं, इतने अच्छे इन्होंने ज्वेलरी मेकिंग करी है, और अब ये ब्यूटिशियन का भी कोर्स कर रही हैं जिसका इनको प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा। सून शी विल बी सर्टिफाइड ब्यूटिशियन। तो इतनी सारी अचीवमेंट अगर एक बच्चा हासिल कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? रोना बंद करो, अपनी लाइफ में ये जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं इनको बाहर निकालो, और छोटे लेवल से ही सही पर करना शुरू करो। मैं मैम से लास्ट एक यही क्वेश्चन भी क्या है कि बस इतना ही एक अपील करूंगी कि आप इस तरह से कुछ अपना मैसेज देना चाहती हैं लोगों को, जिससे लोग ज़्यादा अवेयर हों, ज़्यादा एक्सेप्टेंस बढ़े, और किस तरीके से ऐसे पेरेंट आगे प्रोसीड करें। मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि कभी आप ये मत सोचो कि हम मतलब पैसे को वेस्ट कर रहे हैं इस बच्चे के ऊपर लगाकर। कोई वेस्टेज नहीं है, वो अगर दुनिया में आया तो उसके भी सारे अधिकार है जैसे और बच्चों के। और
किसी को भी कोई हेल्प की ज़रूरत है तो वो मैं हमेशा तैयार हूँ। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की अगर मैं हेल्प दे पाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप मतलब दुनिया की मत सोचो, दुनिया क्या कह रहे हैं, आप अपना काम करते चलो, ज़रूर राह मिलेगी। और दूसरा सबसे बड़ा है कि आप जो एक्सपीरियंस पेरेंट्स हैं ना, सपोज आपका बच्चा 5 साल का है, किसी का 10 का या 15 का, आप उससे गाइडलाइन लोगे तो बहुत कुछ आपको बेनिफिट मिलेंगे, आपको राह मिलेगी कि कहाँ क्या करना है। तो उनसे ज़रूर आप हेल्प लो। हमेशा उसे देख के लगता है कि जब ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। अगर ये 20 साल की बच्ची कर सकती है तो हम भी कर जाएंगे हम। तो यही मेरा एक और है। और एक और बात मैं सभी लोगों से, मतलब फैमिली वालों से, उस बच्चे की, या मतलब मैं अपनी सोसाइटी से एक तरह से अपील करना चाहूँगी कि आप इन पे दया मत दिखाओ। दया की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो कराना है ना, सपोर्ट करो। दया की तो जगह है ही नहीं कोई दया दिखाने के लिए, बिल्कुल भी। जो अगर जितना कर सकते हो सपोर्ट करो, नहीं तो कम से कम शांत रहो, उसको डिस्करेज मत करो एटलीस्ट, अगर नहीं कर सकते तो। बस यही मेरा है। कोई भी हेल्प की ज़रूरत है मैं हमेशा रेडी हूँ। आप आस्था का मैंने एक चैनल बनाया, आस्था जैन, आप उसको सब्सक्राइब करिए। इसकी मैं वो अचीवमेंट्स डालती रहूँगी उसके ऊपर। किसी को कुछ भी चाहिए मैं हमेशा ऑलवेज रेडी हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू आस्था। जैसा कि आपने देखा, मैंने मिलवाया। मेरा चैनल तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही करना है। साथ में आस्था का भी चैनल है, आस्था जैन के नाम से, उसको भी ज़रूर देखें और उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है वो, उसको जीने का हक है और शान से जीने का हक है। आप कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले कि इसको ये प्रॉब्लम है तो हम इससे बात नहीं करेंगे, या इसको ये दिक्कत है तो हम इसके साथ नहीं जाएंगे, इसके पास नहीं जाएंगे। एक्सेप्ट कीजिए और खुद पे मेहनत कीजिए और अपनी लाइफ को आगे अच्छे से बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई शो। वाह क्या बात है। आगे फिर से मैं नेक्स्ट मंथ आपके लिए कोई और अच्छी पर्सनैलिटी लेके आऊंगी। थैंक यू।